हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम का, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, उसके कारण इंटेंसिटी जो है कितनी होती है, क्या आती है, उसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, हमने जो ये रिटन में लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, देखिए पहला केस हम कंसीडर करते हैं व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर ये स्फीयर हमने माना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जो भी चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। सो हम मानकर चलते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है। इससे स्मॉल आर रेडियस पर हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, उस पर एक पॉइंट पी मार्क किया, वहीं पर गॉसियन सरफेस पर आप एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया जो है डीएस कंसीडर करते हैं, जिसका एरिया वेक्टर क्या होगा? डीएस वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर? अब यहाँ पर जो पी पॉइंट आप देख रहे हैं, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वो होगी बेटा ई, और इस स्मॉल एरिया के कारण जो गॉसियन सरफेस पर बना है उसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो डीएस वेक्टर बाहर की तरफ होगा। उसके चलते थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है, ये आपका बेटा डायग्राम रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देना है। तब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds ऑन द गॉसियन सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस। ये जीएस को मैंने गॉसियन सरफेस से रिप्रेजेंट किया है बेटा। ठीक है, तब यहां पर हम कह सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और इसको हम कह सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ये हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। अब थीटा क्योंकि 0 डिग्री है, तब यहां से ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तब यहां से ई डी एस आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को यहाँ? इसके बाद लिखिएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface कितना होगा बेटा? डी फाई ई का हम जो है क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेशन। इसको हम लिख देंगे क्या? फाई ई, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस। यहां से लिखा जा सकता है ई क्लोज इंटीग्रेशन डीएस। ठीक है, बट क्लोज इंटीग्रेशन डीएस क्या है बेटा? एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई आर स्क्वायर। तब यहां से हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ना इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। ये बात समझ आ गई यहां तक आपको? इसके बाद देखिएगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अब गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं फाई इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, तब इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तब यहां से e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हमने। उसके बाद यहां पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से e इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर।
ये बेटा बात समझ में आ गई क्या आपको? यस, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपका जो है केस फर्स्ट पर आपने जो है इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। केस सेकंड देखेगा, केस सेकंड क्या है? व्हेन द पॉइंट P lies on the surface of the sphere, जब ये पॉइंट P इस स्फीयर पर आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर, तब उस पर्टिकुलर केस में बेटा हम कह सकते हैं, जो डायग्राम होगा वो आपका डायग्राम देख लीजिएगा, ये आपका O पॉइंट है, ये स्मॉल r, ये पॉइंट P होगा, और ये आपका बेटा कैपिटल R जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तब यहां से इन दिस केस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, देयरफॉर जो इंटेंसिटी आपने निकाली है उसमें स्मॉल r की जगह आप क्या कर दोगे? कैपिटल R पुट कर दोगे, तब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर जो है यहां से आ जाएगा। ये बात समझ आ गई क्या बेटा? ओके, लिखेगा कोई नहीं अभी, ठीक है, सिर्फ समझेगी। इसके बाद देखिएगा केस थर्ड, when the point P lies inside the sphere, जब P पॉइंट बेटा लाई इनसाइड द स्फीयर लाई करेगा तो जाहिर सी बात है ये आपका जो स्फीयर है, ठीक है, इसी में ही आपका ये P पॉइंट आ गया बेटा, और यहाँ पर आप बना लोगे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये क्योंकि पूरा का पूरा जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका चार्ज कितना था? Q था, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो कैपिटल R है। देखिए थोड़ा सा अलग स्केच से बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है, ये जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ये समझ में आ गया बेटा आपको? ये जो है इसका फिगर रहेगा, ठीक है, नोट करें जल्दी से। इसके बाद आपको थर्ड केस बताता हूं, लिख लिया बेटा यहां तक? चलिए ठीक है, देखिएगा ये जो टॉपिक है केस थर्ड, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसके लिए स्पेस कम है, तो इसको मैं दोबारा से आपको जो है यहाँ पर बताऊंगा। बेटा पढ़ाई में कोई भी स्टूडेंट लापरवाही नहीं करेगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, जो आपका केस थर्ड है, केस थर्ड क्या है? केस थर्ड आपका है when the point P lies inside the sphere, यदि पॉइंट P कहाँ लाई करे? इनसाइड द स्फीयर। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमने बना लिया स्फीयर, ठीक है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वो O है। अब यहाँ पर इसमें स्फीयर में जो चार्ज है वो प्लस का आपका जो है चार्ज दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें दिखाया गया है जो केस थर्ड है कि P पॉइंट जो इनसाइड द स्फीयर लाई करे,
तो हम ये मान लेते हैं कि ये है आपका पी पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर होगी और जो इसकी स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब स्मॉल आर रेडियस को हम जो है कंसीडर करते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या बनाया बेटा हमने, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। ये आपका क्या है बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सेल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आपका सेल करके दिया है तो भी आपको ऐसे ही करना है और स्फीयर करके दिया है तब भी आपको ऐसे ही करना है। अब आपको जो गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर किया है उस पर आपको स्मॉल एरिया ds कंसीडर करना है। ये हमने स्मॉल एरिया जो है कंसीडर किया बेटा ds। अब इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर बाहर की तरफ आएगा नॉर्मली आउटवर्ड और P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी बाहर की तरफ। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, थीटा फिर से क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका जो है फिगर आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर आपको करना क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds on the Gaussian surface, on the Gaussian surface। तो Gaussian surface पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा, phi e इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई ds cos थीटा। अब क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 0 डिग्री, वहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर phi e इक्वल टू हम लिखेंगे ई ds cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से ये आ जाएगा ई ds। क्या आ जाएगा बेटा, ई ds आ जाएगा। इसके बाद आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू the Gaussian surface, passing through the Gaussian surface। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। आप जो इसको जो है लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds। सभी जानते हैं, ऐसे ही लिखते आए हैं अभी तक। तब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, फाई ई और ये आ जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन ds। बट हम ये भी जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ds जो होता है वो क्या होता है, बताइए जरा, बोलो, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तब यहाँ से फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा, इसको क्या कह देना है, इक्वेशन फर्स्ट कह देना है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है, जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर चार्ज एनक्लोज इन ए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बेटा 4/3 पाई r क्यूब ऑफ द स्फीयर, या इन द स्फीयर कर लीजिएगा, इन द स्फीयर इज क्यूब। क्योंकि r रेडियस का जो स्फीयर है उसमें जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है इतने वॉल्यूम में वो क्या हो रहा है बेटा, स्मॉल क्यूब। और यहां से हम लिख सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज
in a volume 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये देखो जो स्मॉल स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा बेटा, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसका जो चार्ज होगा, यानी कि इतने में जितने गॉसियन सरफेस है उसके द्वारा उतने वॉल्यूम में कितना चार्ज जो है इनक्लोज होगा, तो उसको हम यहां से निकाल लेंगे Q अपॉन 4 पाई, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, बट जो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है बेटा, इसको हम कहते हैं रो। ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तब यहां से हम कह सकते हैं इसको, आप न्यू चार्ज यहां से Q डैश कह सकते हैं, तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ आ गई है यहां तक? यस, क्लियर हो गया? एक बार देख लेते हैं बेटा कहीं इसमें वीडियो सही से आ रही है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर बेटा चार्ज निकाल दिया हमने। जो आपका गॉसियन सरफेस में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो है इसके बाद यहां से यदि हम मानकर चले इफ द यहां पर हम मानकर चलते हैं इफ एप्सिलॉन m इक्वल टू इलेक्ट्रिकल permittivity of medium, then according to Gauss theorem, तब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि जो फाई ई होगा वो यहाँ से क्या आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। वो आपका कितना है, वो आपने निकाला Q डैश है, ठीक है, और अपॉन में यदि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन m है मीडियम की तो वो एप्सिलॉन m। Q डैश की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन m। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा यहाँ से वो लिखा जा सकता है 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, और यही इसका जो है डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन, ये रो है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप बेहद शानदार राइटिंग में इसको पहले नोट करें, उसके बाद आपको जो है मैं बनवाता हूँ यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे आपको जो है वो बनाना है, ठीक है। नोट करें बेटा अभी। चलिए लिख लिया बेटा यहाँ तक। देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड आपकी आ चुकी है। तब यहाँ से हम जो है इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये आपका है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल आया है किसके, 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन m, ठीक है।
तब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर की पावर 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, E इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन m। ये आपका जो है यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इनसाइड द स्फीयर, जो अभी आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है। अभी लिखना थोड़ी देर में, पहले समझ लीजिएगा बेटा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो आपका थर्ड इक्वेशन, यानी कि इनसाइड द स्फीयर आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट रेडियस स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है इक्वेशन को। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड केस के लिए हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो था बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो उस पर्टिकुलर केस में जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है बेटा। ठीक है, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे सरफेस से दूर हम जाते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिपेंडेंसी है वो r की पावर 2 पर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो इक्वेशन बनती है पैराबोलिक बनती है। ये जो ग्राफ है ना बेटा ये पैराबोलिक होता है। क्या बनता है, पैराबोला इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बहुत ही शानदार राइटिंग में इसको टॉपिक को नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके।